नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में, या जिसे एंग्शियस अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। शॉर्ट में एब्रीविएशन में कहेंगे AAPD। एंग्शियस अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक ऐसा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, या जिसे कहें एंड्योरिंग पर्सनैलिटी पैटर्न, कि कुछ ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं उसके डे टू डे बिहेवियर्स में देखे जाते हैं, जिसमें एक पर्सन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है कि दूसरे उसके बारे में क्या जजमेंट्स बना रहे हैं। वो काफी एंजाइटी एक्सपीरियंस कर सकता है अलग अलग सिचुएशंस में, और ये केवल एक सिचुएशन में नहीं देखा जाता, करीब करीब सभी सिचुएशंस में जहां भी उस पर्सन को दूसरों के साथ डील करना होता है या कुछ परफॉर्म करना होता है, चाहे वर्क में, चाहे फैमिली में या चाहे फ्रेंड्स में, हमेशा उसको एंजाइटी होती है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मतलब उसको हमेशा एक इनएडिक्वेसी की फीलिंग्स रहती हैं। हमेशा लगता है कि मैं काम जो है वो अच्छे से नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है। ऐसा लगता है कि मैं गलतियां कर दूंगा या कर दूंगी। इस वजह से पर्सन जो है वो काफी शाय रहता है, बैकग्राउंड में रहने की कोशिश करता है, दूर रहता है सिचुएशंस में, जिससे कि उसको ज्यादा से ज्यादा चैलेंजेस या टास्क जो है वो फेस ना करने पड़े। किसी भी काम को शुरू करते टाइम या किसी भी काम को करने के बाद भी पर्सन को लगता है कि उसने उसे ठीक से नहीं किया, या उसके बस की नहीं है, या वो उसे नहीं कर पाएगा या कर पाएगी। कुछ इस तरह के लो कॉन्फिडेंस वाले थॉट्स और फीलिंग्स उस पर्सन में पाए जाते हैं। और ये जो पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं ये एंड्योरिंग होते हैं, मतलब लंबे टाइम तक बने रहते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइफ के कुछ चेंजेस आ जाने की वजह से, या मैरिज हो जाने की वजह से, या जॉब लगने की वजह से, या किसी नए शहर में चले जाने की वजह से ये बदल जाएंगे। अलग अलग सिचुएशंस में पर्सन करीब करीब एक ही तरह से बिहेव करता है। और क्योंकि ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स एक पर्सन में बहुत गहरे में बैठे होते हैं, लंबे टाइम तक उनकी लर्निंग हुई होती है, इसलिए ये पर्सन की लाइफ को बहुत अफेक्ट करते हैं। मतलब उसकी सोशल लाइफ इफेक्ट होती है, ऑक्यूपेशनल लाइफ इफेक्ट होती है, इमोशनल लाइफ इफेक्ट होती है। मतलब पर्सन हमेशा बहुत एंग्शियस, बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट और बहुत ही डीमोटिवेटेड रहता है। हमेशा एक सेंस ऑफ रिजेक्शन फील होती है, जिसकी वजह से वो अच्छे रिलेशंस नहीं बना पाता। तो इस तरह से पर्सन की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाती है। क्योंकि AAPD से पीड़ित लोग अक्सर अच्छे सोशल कनेक्शंस चाहते हैं, सोशली लोगों पर बड़े डिपेंडेंट दिखाई देते हैं, पर क्योंकि वो हमेशा फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी, मतलब एक अधूरापन कि मेरे बस की नहीं है, ऐसा फीलिंग से हमेशा भरे रहते हैं, हमेशा रिजेक्शन को लेकर बहुत सेंसिटिव रहते हैं, इसलिए अक्सर वो ये कनेक्शन लोगों के साथ बना भी नहीं पाते। तो एक तरफ डिजायर है दूसरों से जुड़ने की, दूसरों से कनेक्ट होने की, एफिलिएशन, अटैचमेंट डेवलप करने की, पर वहीं दूसरी तरफ सेंस ऑफ रिजेक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि रिलेशनशिप्स को या तो चला नहीं पाते या कई बार फॉर्म भी नहीं कर पाते, रिलेशंस बन ही नहीं पाती। ये जो AAPD जैसी डिसऑर्डर है ये अक्सर लाइफ के, मतलब चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस से डेवलप होता है, जिसके अंदर कोई एक सिग्निफिकेंट फैमिली मेंबर या कोई भी आसपास का ऐसा पर्सन जिसके साथ काफी लंबे टाइम तक वक्त बिताया होता है, जो हमारे लाइफ में काफी इन्फ्लुएंशियल होता है, और उसकी वजह से हमें बहुत डिग्रेडेशन और ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता है। मतलब ये पर्सन जो था ये हमें बड़ा धिक्कारता था, हमें ताने देता था, हमारे हर काम को लेकर उसमें कमियां निकाल दिया करता था, हमसे कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहता था। हम कुछ भी कर लें, बचपन में कितना भी परफॉर्म किया हो, स्कूल में अच्छे मार्क्स लिए हो, कोई स्पोर्ट्स में या कुछ आर्ट्स में अच्छा परफॉर्म किया हो, इस पर्सन ने, जो हमारी फैमिली में हो सकते हैं, स्पेशली फादर या मदर होते हैं, इन्होंने हमसे बहुत हाई स्टैंडर्ड्स रखे होते हैं। इनको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हमने इनफ किया है, इसलिए इनके ताने, इनका धिक्कारना हमेशा जारी रहता है। और जैसे जैसे एक पर्सन बड़ा होता जाता है, एडोलेसेंट से एडल्टहुड में एंटर करता है, ये जो फीलिंग्स जो उसके मन में डेवलप हुई हैं ये इतनी गहरे में बैठ जाती हैं कि अब इन्हें दूर करना मुश्किल हो जाता है और एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। तो ये जो रिजेक्शन और ह्यूमिलिएशन है, जो छोटे बड़े हर तरह के काम में बचपन से लेकर बड़े होने तक फेस की है, ये एक इतना डीपर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, इनएडिक्वेसी डेवलप कर देती है। एक पर्सन अपने को हमेशा इतना लाचार, इतना नालायक सा समझता रहता है, जिसकी वजह से वो अपने डे टू डे लाइफ में एडजस्ट नहीं कर पाता और AAPD के सिम्टम्स शो करता है। उस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो डिफेक्टिव है, अनलाइकेबल है, दूसरे पसंद नहीं करेंगे, अनलव्ड रहेगा, हमेशा अनलवेबल है, और उसको लगता है कि दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को अपनी लाइफ में बना के रखने के लिए बहुत एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। क्योंकि जो इनिशियल जो केयर गिवर्स थे, जो फैमिली मेंबर्स थे, जिन्होंने उसके मन में ये सारी इनएडिक्वेसी की फीलिंग्स डाली हैं,
इसकी वजह से उसके मन में ऐसा बैठ गया है कि वो अपने आसपास के लोगों को खुश नहीं रख सकता या रख सकती, और दूसरों के मन में अच्छी जगह बनाने के लिए, दूसरों को अपनी लाइफ में बनाए रखने के लिए उसको बहुत जतन करने पड़ेंगे, बहुत एफर्ट लेने पड़ेंगे। और क्योंकि ये बचपन में करीब करीब इम्पॉसिबल सा हो गया था कि कोई उससे खुश रह पाए, तो इसलिए वो लाइफ टाइम तक यही एक्सपीरियंस करते हैं। क्योंकि उसका जो एक पेरेंट था, मान लेते हैं अगर पेरेंट्स की वजह से है, तो अगर कोई फादर या मदर था, वो कभी उसकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं रहते थे, तो इस वजह से उसके मन में बैठ गया कि किसी को भी इंप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, किसी को भी लाइफ में बनाकर रखना बहुत मुश्किल होता है। तो हमेशा उनके मन में डर रहता है कि दूसरे मुझे जज कर रहे हैं, दूसरे इवेल्युएट कर रहे हैं, दूसरे ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा, कैसे सोचा होगा, इसलिए वो हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं। इनफैक्ट कई सारे वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि ये जो एंग्शियस एवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ये एक तरीके का जनरलाइज्ड सोशल फोबिया है, मतलब सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है। जैसे कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर केवल सोशल सिचुएशंस में पाया जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है कि दूसरे मुझे कैसे जज करेंगे। वही एंजाइटी अगर जनरलाइज्ड हो जाए, मतलब लाइफ के हर छोटे बड़े काम में, टास्क में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, चैलेंजेस में, सोशल सिचुएशंस में या पर्सनल लाइफ सिचुएशंस में भी जब ये हर जगह दिखाई देने लगे, तो उसे एएपीडी की तरह देखा जा सकता है। तो कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा भी कहना है कि ये दोनों डिसऑर्डर कहीं कहीं सिमिलैरिटीज रखते हैं। हालांकि इनको एक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर बिल्कुल अलग होता है और उन लोगों में कोई बहुत मेजर पर्सनैलिटी डेफिसिट नहीं दिखाई देते। इसलिए एएपीडी और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर एसएडी दो अलग बीमारियां हैं। DSM-5 के अकॉर्डिंग एएपीडी करीब 2.5% अमेरिकन पॉपुलेशन में पाया जाता है। इंडिया का क्या रेट है हमें नहीं पता, पता नहीं कब जान पाएंगे, पर एटलीस्ट 2-2.5% लोगों में एएपीडी पाया जाता है। हम ऐसा अंदाजे से कह सकते हैं कि इंडिया में भी इसी के आसपास कुछ परसेंटेज होती होगी। हो सकता है कि इंडिया में शायद इसका परसेंटेज ज्यादा भी हो, क्योंकि बदलते माहौल, बदलते समाज के हिसाब से जब पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि भाई हमने तुम्हें सारी सुख सुविधाएं दी हैं, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो बहुत हाई स्टैंडर्ड्स रख लेते हैं। माँ बाप ने शायद बहुत स्ट्रगल की हो, बट कहीं ना कहीं बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाने लगते हैं। तो ऐसे में संभावना है कि शायद पेरेंट्स की वो जो बहुत हाई स्टैंडर्ड्स वाली जो थिंकिंग रही है, उनके एटीट्यूड्स रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी औलादें रही हों, बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे हों जिनमें धीरे धीरे एएपीडी पनपा हो, क्योंकि वो अपने माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस, जरूरतों को पूरा नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं एएपीडी ऐसे ही माहौल में पनपता है जहां बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड्स रखे जाते हैं और ना पूरा करने के कारण उन्हें क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन को फेस करना पड़ता है। एएपीडी एक क्लस्टर सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, मतलब टोटल 10 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि 3 अलग अलग क्लस्टर्स में कैटेगराइज किए गए हैं। क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। क्लस्टर सी वाले जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें एंग्शियस एवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अलावा ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर शामिल होते हैं। ये जो तीनों डिसऑर्डर्स हैं, इनके अंदर कुछ कोर फीचर्स होते हैं, कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, जैसे बहुत ज्यादा एंजाइटी का होना, रिजेक्शन की फीलिंग्स होना, फियर्स होना, दूसरों पर डिपेंडेंसी होना या बहुत हाई स्टैंडर्ड्स रखना, खुद से या दूसरों के लिए स्टैंडर्ड्स रखना, और साथ ही साथ बहुत फीलिंग्स ऑफ इंफीरियोरिटी, इनसिक्योरिटी ये भी पाई जाती है, और काफी इंटरनल स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से एंजाइटी के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। एएपीडी में 7 ऐसे मेन बिहेवियर्स या सिम्टम्स पाए जाते हैं जिनके बारे में अब आपको बताऊंगा। उनमें से 4 या 4 से ज्यादा अगर बिहेवियर्स या जिसे कहें सिम्टम्स अगर मौजूद हैं तो एएपीडी का डायग्नोसिस मिल जाता है। पहला इसका सिम्टम आता है कि एक पर्सन ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करता है, ऐसी ऑक्यूपेशनल सेटिंग्स को अवॉइड करता है जहां इंटरपर्सनल कांटेक्ट बनाना पड़े, जहां लोगों के कांटेक्ट में रहना पड़े, क्योंकि उनको रिजेक्शन और डिसअप्रूवल का फियर होता है जिससे वो दूर भागने की कोशिश करते हैं। ये वर्क और स्कूल दोनों तरह के एनवायरनमेंट में पाया जाता है। इसमें ऐसी सिचुएशन को पर्सन अवॉइड करने की कोशिश करता है जहां ग्रुप में या टीम में उसे बिहेव करना हो या किसी तरह से इन्वॉल्व करना हो, या ऐसे ऑक्यूपेशन में जाने से भी एक पर्सन बचता है जहां बहुत ज्यादा टीम में काम करना पड़ेगा। वो ऐसे प्रोफेशन चुनता है जहां उसे अकेले काम करना पड़े। इस वजह से कई बार वो अपने लिए बहुत पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज को भी छोड़ देते हैं जिससे कि उनका शायद करियर आगे बढ़ पाता। तो ये एक बिहेवियर देखने में आता है। दूसरा बिहेवियर होता है
कि एएपीडी से पीड़ित लोग ऐसे ग्रुप में या ऐसे लोगों का हिस्सा नहीं बनते जहां पर उन्हें लगे कि उनको रिजेक्शन मिलेगा। मतलब जहां उनको पक्का है कि यहां एक्सेप्टेंस मिल सकता है, कोई ऐसा रिलेशनशिप, कोई ऐसा ग्रुप जहां उनको पक्के तौर पे पता है कि यहां मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा, वो वहीं इन्वॉल्व होने के लिए मोटिवेशन दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी नए क्लास में या नए किसी वर्क प्लेस पर वो गए हैं और वहां पर नए लोगों से उनका मिलना हुआ है, चांसेस हैं कि उन्हें बहुत स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी, चैलेंजेस होंगे कि नए लोगों पे एक अच्छा इंप्रेशन बनाना है, नए लोगों के साथ दोस्ती शुरू करनी है, उनके साथ जान पहचान बढ़ानी है। पर उस पर्सन को लगेगा ये तो बड़ा चैलेंजिंग है, नए किस्म के लोग हैं। पर कोई ऐसा ग्रुप जहां पर उनको पता है कोई मेरा फ्रेंड है या मेरी फ्रेंड है जिसको वो पहले से जानते हैं और उस फ्रेंड के थ्रू, उसकी मदद से वो उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, तो चांसेस ज्यादा है कि यहां पर उनको एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी उनका कोई दोस्त या कोई ऐसा जान पहचान का व्यक्ति वहां पर मौजूद है। तो ऐसे ग्रुप का पार्ट बनना वो ज्यादा पसंद करेंगे। तीसरा बिहेवियर होगा कि ये अक्सर इंटीमेट रिलेशनशिप्स में, मतलब मैरिड लाइफ में या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ इन्वॉल्व होने में काफी रिलेक्टेंट होते हैं, हिचकते हैं, हेजिटेट करते हैं, क्योंकि इनमें शेम की फीलिंग हो सकती है, शाइनेस हो सकती है, या इन्हें डर लग सकता है कि इनको क्रिटिसाइज किया जाएगा या रिडिक्यूल कर दिया जाएगा, इनका मजाक बना दिया जाएगा, या इनका जो पार्टनर है वो इन्हें दूसरों के मुकाबले थोड़ा कम, थोड़ा इंफीरियर समझेगा या समझेगी। तो इस वजह से कई बार ये अपने रिलेशनशिप्स में भी बहुत क्लोज नहीं हो पाते अपने पार्टनर से, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, अपने मन की बात नहीं कह पाते, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर इनकी रियलिटी या इनके बारे में ज्यादा चीजें अगर पता चल गई तो दूसरा पर्सन इन्हें रिजेक्ट कर देगा। तो अक्सर ये कांटेक्ट कम बनाते हैं, चाहे फिजिकल कांटेक्ट हो या चाहे सोशली भी ये उस पर्सन से मिलने से बचते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा उनके साथ बात करेंगे तो दूसरे को हमारी कोई कमी दिखाई दे जाएगी, तो इसलिए ये कोशिश करते हैं कि उस पर्सन से दूर रहा जाए, कम कॉन्टैक्ट्स रखे जाएं। चौथा बिहेवियर कि ये अक्सर प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं, मतलब काफी ओवर थिंक करते हैं कि सोशल सिचुएशंस में उनको क्रिटिसिज्म मिलेगा, जज किया जाएगा या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अक्सर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां इन्हें थोड़ा सा भी अगर क्रिटिसिज्म फेस करना पड़े, या किसी ने अगर इनको कोई ताना दे दिया, कुछ इनके बारे में बोल दिया, या जरा सा भी अगर उनका कोई मजाक बना दिया गया, जो कि किसी भी सिचुएशन में बहुत नॉर्मल होता है, पर इन्हें ऐसा लग सकता है कि इनका बहुत मजाक बनाया गया है और दूसरे लोग जो हैं वो भी अब ऐसा सोचने लगेंगे। मतलब अगर किसी एक ने अगर ऐसी बात कही है तो इनको लगेगा सारे अब इनका मजाक बनाएंगे, सबकी नजर में अब इनका गलत इंप्रेशन चला गया है। ये इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहेंगे, अब अगली सिचुएशन में इनको क्या करना है, कैसे अपना इंप्रेशन अच्छा बनाना है, दूसरों का अप्रूवल कैसे लेना है, सबको खुश कैसे रखना है, इसका बहुत ज्यादा प्रेशर लेंगे और इस वजह से ओवरथिंक बहुत करेंगे। क्योंकि इन्हें लग सकता है कि अगर किसी सिचुएशन में इनके बारे में कुछ कहा गया, मजाक बनाया गया, या कोई भी इनकी बात के ऊपर कोई हंस दिया या उसको इलॉजिकल बोल दिया, तो अब इन्हें लगेगा कि अब दूसरे लोग हमेशा हमारे बारे में ऐसा सोचेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बाकी लोगों का अपना ग्रुप बन जाएगा पर मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, इसलिए ये अब उस ग्रुप का पार्ट बनने से बचने की कोशिश करेंगे। इनको लगेगा कि शायद अब वो लोग जो हैं मेरे को लेकर बदल चुके हैं, वो पूरी तरह से अब मेरे बारे में अपना ओपिनियन चेंज कर चुके हैं, इसलिए अब उन लोगों के पास जाने में इनको शर्म महसूस होगी, शेम फील करेंगे और इस वजह से वो अक्सर लोगों का पार्ट कम बनेंगे। तो इस वजह से ये अक्सर उन थॉट से भी प्रीऑक्यूपाइड रहते हैं और सोशल सिचुएशंस को भी अवॉइड कर देते हैं। पांचवा पॉइंट या बिहेवियर कि ये अक्सर नई इंटरपर्सनल सिचुएशंस में, ऐसी सिचुएशंस जहां पर ये पहली बार सोशली एक्सपोज हुए हैं, किसी ग्रुप का पार्ट बने हैं, वहां पर ये बहुत इनहिबिटेड रहते हैं, दूर रहने की कोशिश करते हैं, बैकग्राउंड में रहते हैं। ये अपने बारे में बहुत ओपन अप नहीं होते, दूसरों से ज्यादा बात नहीं करते, दूसरों से अपनी इंफॉर्मेशन डिस्कस नहीं करते, मतलब अपने बारे में बात नहीं करेंगे, दूसरों की सुन लेंगे पर अपने बारे में बात नहीं करेंगे। या तो वो दूसरों के साथ उठना बैठना नहीं करेंगे, या फिर वो अगर किसी वजह से लोगों से बात कर भी रहे हैं तो अपने बारे में बात करने से बचेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें लगेगा अगर हमारे बारे में बातें पता चल गई, दूसरे हमें डिसलाइक कर सकते हैं, मुझे नापसंद कर सकते हैं, मेरी किसी बात या बिहेवियर पर मेरा मजाक कर सकते हैं, शेम फील होगा इनको, इसलिए ये ज्यादा सेल्फ डिस्क्लोजर नहीं करेंगे, नहीं चाहेंगे कि दूसरे इनको जाने। ये कोशिश करेंगे बहुत फॉर्मल रहने का। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल होकर, कैजुअल होकर, दोस्ताना व्यवहार करने से इनके सच्चाई बाहर आ जाएगी तो लोग इनका मजाक कर सकते हैं, इसलिए बड़े फॉर्मल बिहेव करेंगे, ऐसे कि जैसे फ्रेंड्स के साथ भी बड़े प्रोफेशनल की तरह मीट कर रहे हैं। इतना ज्यादा नेगेटिव इवेल्युएशन का डर इनमें रहता है, इतना ज्यादा शेम का फियर इनमें रहता है, इतने डिफेंसिव होकर, इतने इनहिबिटेड रहते हैं, दबे हुए,
दूर दूर रहने की कोशिश करते हैं कि कभी ये दूसरों को मौका भी नहीं दे पाते कि दूसरे इनके बारे में कुछ जाने। जब बताएंगे नहीं तो दूसरा इनके बारे में जानेगा नहीं, तो ऐसे में इनकी सोशल रिलेशंस ग्रो नहीं कर पाती। ये कितना भी टाइम किसी ग्रुप में बिता लें, कभी लगता नहीं इन्हें या दूसरों को भी नहीं लगता कि इनके अच्छे दोस्त बने हैं या दूसरे इनको अच्छे दोस्त की तरह देख पा रहे हैं, क्योंकि ना ये दूसरों को ठीक से जान पाते हैं ना दूसरे इनको ठीक से जान पाते हैं। हमेशा दूर दूर कटे कटे से ये रहने की इनकी आदत हो जाती है। छठा बिहेवियर या छठा सिम्टम कि ये दूसरों से हमेशा अपने को इंफीरियर, इनसिक्योर, ज्यादा वर्थलेस, सोशल कंपैरिजन में खुद को दूसरों से कम, इनकॉम्पिटेंट, कुछ ऐसा पाते हैं। इनको लगता है कि दूसरों के पास ज्यादा अच्छी एबिलिटीज हैं, दूसरे ज्यादा स्ट्रांग हैं, ज्यादा पॉजिटिव हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, दूसरों को ज्यादा अच्छे से सोशली बिहेव करना आता है, दूसरे ज्यादा मैच्योर हैं, और ये खुद को हमेशा थोड़ा इमेच्योर, बच्चे जैसा या बड़ा इनसिक्योर पाते हैं। इनमें खुद को लेकर बहुत नेगेटिव व्यू होता है अपने को लेकर। ऐसा लगता है चाहे ये कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितना ही अच्छा इन्होंने स्कूल में या किसी एरिया में परफॉर्म क्यों ही ना किया हो, पर इनको अक्सर लगता है कि ज्यादातर जो प्रोफेशनल या सोशल सिचुएशंस होंगी वहां पर ये अच्छे से बिहेव नहीं कर पाएंगे, दूसरे इनसे आउट परफॉर्म कर लेंगे, बेटर परफॉर्मेंस दे देंगे, और ऐसे में दूसरे जो है इनके बारे में नेगेटिव ओपिनियन रखेंगे। लगेगा कि ये तो इसके बस की कुछ नहीं है, और इस वजह से उनके मन में फ्यूचर को लेकर भी वरीज आएंगी कि कहीं इससे मेरी जॉब ना चली जाए या लोग मुझे पसंद करना बंद ना कर दें, मेरे बारे में नेगेटिव इमेज ना फैल जाए, फ्यूचर में मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मुझे किसी काम के या प्रोजेक्ट के लायक नहीं समझेंगे। अब देखने में ऐसा आता है कि ये तो डिप्रेशन में भी पाए जाते हैं सिम्टम्स, पर नहीं। यहां पर फर्क ये होता है कि डिप्रेशन में ये जो थिंकिंग पैटर्न होता है, स्टाइल होता है, ये बस तभी दिखाई देता है जब किसी पर्सन में डिप्रेशन के सिम्टम्स ज्यादा आ रहे हो, किसी सिचुएशन की वजह से ऐसा देखने में आ सकता है। पर एएपीडी में इस तरह की जो सोच होती है वो परवेजिव होती है, हर अलग अलग सिचुएशन में इसी तरह से दिखाई पड़ती है। वो कहीं भी जॉब करेंगे, किसी भी जगह पर जाएंगे, हर जगह वो ऐसा ही ज्यादातर सोचेंगे। तो इसलिए ये जो एंड्योरिंग परवेजिव ये जो पैटर्न होता है, इसी के बेसिस पर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के तौर पर डायग्नोस किया जाता है, ना कि ये डिप्रेशन है। कुछ लोगों को लग सकता है जब वो पहली बार क्लिनिकल सेटिंग में आते हैं, पहली बार जब वो कंसल्ट करते हैं, तो वो अक्सर कहते हैं कि हम डिप्रेस्ड हैं या ऐसा ऐसा है, पर बात करने पर, उनके पर्सनैलिटी पैटर्न्स देखने पर पता चलता है कि इनकी ये जो परवेजिवनेस है, हर अलग अलग सिचुएशन में जो बिहेवियर जो पाया जाता है, ये इनका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मैनिफेस्टेशन है, ना कि ये डिप्रेशन का सिम्टम है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी वजह से उनको अभी डिप्रेशन का एपिसोड चल रहा हो, पर दूसरे कई सारे बिहेवियर्स पास्ट और कई दूसरे अलग अलग सेटिंग्स में इनके एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स को देखने पर पता चल सकता है कि ये एएपीडी के सिम्टम्स हैं। सातवां और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया या बिहेवियर या सिम्टम वो ये कि जिन लोगों को एएपीडी होता है वो रिस्क लेने से डरते हैं। छोटे से छोटा रिस्क, कोई सोशल या प्रोफेशनल सिचुएशन का रिस्क लेने से डरते हैं। कोई भी नई एक्टिविटी को टेकअप करने से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो खुद को या दूसरों को एम्बैरेस कर सकते हैं, वो कुछ ऐसा बोल सकते हैं या कर सकते हैं जिससे कि उनका मजाक बन जाए या वो सबको एम्बैरेस कर दें। इनको लगता है कि ये बड़े वियर्ड या बड़े ऑकवर्ड कुछ ऐसा बिहेव कर सकते हैं। ये इतने ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं कि थोड़ा सा भी अगर कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस किसी सोशल या प्रोफेशनल सिचुएशन में हो सकता है, उसको फेस करने से डरते हैं, घबराते हैं, जो कि बहुत आम होता है किसी भी पर्सन को जिसको कि कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है। प्रोफेशनल सिचुएशंस में थोड़ा स्ट्रेस आएगा, थोड़ा सा एंजाइटी होगा, कई बार चैलेंजेस लेने पड़ेंगे तो नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी, नेगेटिव इमोशंस आएंगी। पर जिस पर्सन को एएपीडी होगा वो इन सिचुएशंस में जरा सा भी नेगेटिव फील करने के लिए खुद को कैपेबल नहीं समझते, उससे बचते हैं। इनकी जो रिस्क पोटेंशियल होता है वो बहुत ही वीक होता है। इनफैक्ट यहां रिस्क की बात ये नहीं कही जा रही कि कुछ बहुत बड़ा उनको कोई स्टेप लेना है, बहुत बड़ा कुछ इनको चैलेंज लेना है, नहीं। छोटे से छोटा सोशल इंटरेक्शन का रिस्क, पहली बार किसी के साथ बात करना, किसी मीटिंग में जाकर वहां बैठना, 4 तरह के लोग एक ग्रुप में बैठे हैं उनके बीच बस पार्टिसिपेट करना, किसी पार्टी में या किसी फंक्शन में जाकर वहां पर बस एक कोने में खड़े होकर कोई ड्रिंक पीना या कुछ खाना, वो भी इनको बड़ा एम्बैरेसिंग लग सकता है। इनको लग सकता है कि यहां पर भी शायद मेरा मजाक बन जाएगा, यहां पर भी लोग जो है वो मेरे बारे में सोचेंगे कि देखो ये कहां खड़ा है, क्या कर रही है, इसको बिल्कुल इंटरेक्ट करना नहीं आता, सोशलाइज करना नहीं आता। वो कई तरह की ऐसे फियर से कि उनको जज किया जाएगा, इससे ऑक्यूपाइड हो सकते हैं। तो ये कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं करते, अपने बारे में इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करते, छोटे से छोटा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना हो तो उसमें भी कोशिश करते हैं कि कोई दूसरा पहले ले ले। ये कोशिश करते हैं कि इन पर किसी तरह से अटेंशन ना आए लोगों का।
इसलिए हमेशा बहुत कोने में, बहुत दूर कहीं बैठने की या खड़े रहने की कोशिश करेंगे, बैकग्राउंड में रहेंगे बिल्कुल। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि ज्यादातर लोग जिनको कि एएपीडी होता है वो इंट्रोवर्ट नेचर के भी होते हैं। इनको लग सकता है कि अगर थोड़ा सा भी अगर इन्होंने बात कर लिया किसी से तो ये खुद को एक्सपोज कर देंगे, दूसरे इनके बारे में ये जानकारी ले लेंगे, और वो इनको लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, बहुत रिस्की होगा, पता नहीं वो मेरा मजाक ना बना लें, कुछ मैं ऐसा ना कह दूं, ऐसा ना बोल दूं जिससे कि बस मैं बिल्कुल मजाक का एक टॉपिक बन जाऊं। तो इनको वो फीलिंग्स बियर नहीं हो पाती, टॉलरेट नहीं कर पाते, ये सोचना भी उनको बहुत बियरेबल नहीं लगता। तो अगर इनसे कोई ग्रुप में कोई बात भी कर रहा है या कोई एक बंदा भी इनके साथ आके बैठा है, बात कर रहा है इनसे, तो पहले ही वेट करेंगे कि वो बोले, वो अपनी बात सारी कह दे, फिर धीरे 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 वो उसकी बात से एग्री करना शुरू करेंगे, हाँ में हाँ मिलाएंगे, अपनी बात अभी भी नहीं करेंगे, धीरे धीरे हाँ में हाँ मिलाएंगे। दोस्ती करने का या किसी के साथ इंटरेक्शन को बढ़ाने का, रिलेशन को बेटर करने का इनके पास यही जरिया होगा कि दूसरा बोलता रहे, दूसरे की सुनेंगे, अच्छे लिसनर की तरह दिखाई पड़ेंगे, अपनी बातें शेयर नहीं करेंगे और हमेशा फुक फुक के कदम रखेंगे, थोड़ा थोड़ा ही अपने बारे में कहेंगे, क्योंकि इनके मन में होगा कि अगर हमने अपनी बात कह दी, अपने हिसाब से कुछ बोल दिया, तो कहीं सामने वाला हमारा मजाक ना बना ले, ह्यूमिलिएट ना कर दे, या इनको ये ना लगे कि इनकी बातें बेतुकी हैं, इलॉजिकल हैं, या ये बहुत स्टूपिड साउंड ना करें, इनको ऐसा लगेगा। तो ये रहे 7 मेजर सिम्टम्स, बिहेवियर्स या पर्सनैलिटी रिलेटेड बिहेवियर्स जो कि इन लोगों में दिखाई देते हैं जिनको एएपीडी होता है। अब सिम्टम्स के बाद अगर हम बात करें इलाज की कि क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है एएपीडी का, तो उसमें केवल एक ही ट्रीटमेंट है जो कि सक्सेस दे सकता है, और वो है साइकोथेरेपी, और वो भी लॉन्ग टर्म साइकोथेरेपी। 5-10 सेशंस की साइकोथेरेपी काम नहीं करती। लॉन्ग टर्म तक एक पर्सन को जिसे एएपीडी है उसे थेरेपिस्ट के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना पड़ता है, रेगुलर टच में रहना पड़ता है, एक ऐसा सेफ स्पेस मिल जाता है पेशेंट को जहां वो अपने मन की बात रख पाता है या रख पाती है, जैसा भी है, मैं एक ही तरह से बोल रहा हूं, मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, जहां पर एक ऐसा स्पेस मिले जहां वो अपनी बात कह सकें बिना किसी जजमेंट या बिना किसी नेगेटिव इवैल्यूएशन के, फियर के, वो अपनी बात को रख भी पाएं और उसके लिए जो सही सजेशंस या जो भी सही अप्रोच है उसको अपना पाएं। तो साइकोथेरेपी इसका अकेला एक ट्रीटमेंट पॉसिबल है। क्या इसे प्रिवेंट किया जा सकता है? कुछ मामलों में हाँ, पर अक्सर ये कुछ हद तक जेनेटिक भी होता है, इसलिए कई बार देखा जाता है कि इसको प्रिवेंट करना करीब करीब मुश्किल होता है। मतलब कि पेरेंट्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा मम्मी या पापा में से कोई होगा जिसके अंदर एंग्शियस या कुछ डिपेंडेंट ट्रेट्स पाए जाते होंगे। तो अक्सर उनके बच्चों में जब वो बड़े हो जाते हैं, खासकर कि आज के जमाने में जो हमारे को लोग मिलते हैं इन ट्रेट्स के साथ, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के साथ, वो यंग पॉपुलेशन ज्यादा होती है, तो ऐसे में पाया जाता है कि उनके पेरेंट में भी कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है जिसको कि लंबे टाइम से डिपेंडेंसी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, कुछ ना कुछ उनके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स रहे हैं। अक्सर क्लस्टर सी के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट एक फैमिली में दिखाई देते हैं, क्लस्टर ए वाले अलग दिखाई देते हैं। तो अक्सर एक ही फैमिली में अलग अलग पर्सनैलिटी ट्रेट्स या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि पेरेंट्स में डिसऑर्डर हो, वो बस पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए एक डिपेंडेंट पर्सन है, एक फादर है या मदर है, बहुत डिपेंडेंट नेचर के रहे हैं, तो भी उनके बच्चे में एएपीडी हो सकता है। या कोई ऑब्सेसिव कंपल्सिव पेरेंट है जिन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस, रेगुलेशंस रखी हैं, उनके बच्चे में भी एएपीडी हो सकता है। तो ऐसे कई सारे अलग अलग मैनिफेस्टेशंस मिलते हैं। तो क्योंकि ये जेनेटिक हो सकता है, इसलिए इसको प्रिवेंट करना कई मामलों में बड़ा मुश्किल होता है। पर सही टाइम पर, अर्ली टाइम पर ही अगर इसको आइडेंटिफाई किया जा सके, बचपन में ही अगर फैमिली की रिलेशनशिप को चेंज किया जा सके, फैमिली में बिहेवियर्स को चेंज किया जा सके फैमिली थेरेपी या काउंसलिंग से, तो लंबे टाइम में इसको रोका जा सकता है या इसकी सीवियरिटी को कम तो किया जा सकता है। पर जब ये डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है तो उस केस में साइकोथेरेपी ही सबसे अच्छा तरीका है, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी या स्कीमा बेस्ड थेरेपी, माइंडफुलनेस, कुछ इस तरह की टेक्निक्स यूज की जाती हैं। तो ये जो जानकारी दी मैंने आपको, उम्मीद है ये पसंद आई हो। इससे आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें जानने को मिलेंगी। अगर आपको एएपीडी है या आपके किसी जानने वाले को एएपीडी है तो उसको आपको समझने में मदद मिलेगी। इस वीडियो की जानकारी से आप अपने ट्रीटमेंट में या अपने किसी रिलेटिव फ्रेंड के ट्रीटमेंट में उम्मीद है सही गाइडेंस ढूंढ पाएंगे। ऐसी ही वीडियोस को और देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो शेयर भी कर दें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।